अस्सलामुअलैकुम प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी व्याकरण में आज आप लोगों का पहला पाठ है भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चों, आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। मनुष्य की बोलने की क्षमता ईश्वर का उसे दिया अनुपम उपहार है। वाणी के द्वारा मनुष्य अपने मनोभाव व विचार दूसरों को समझाता है और दूसरों के विचार व मनोभाव समय समझता है। यह सब जिस साधन द्वारा संभव होता है वह भाषा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य जो भी है वह बोलने की क्षमता जो है अल्लाह ने, ईश्वर ने, रब ने जो दिया है वह अद्वितीय है। ठीक है ना बच्चों? एक उपहार है, एक तोहफा है। वो सभी में नहीं दिया है, ना ही बोलने का, ना ही समझने का और ना ही सुनने का। सुनने का तो सभी में है, लेकिन वो क्षमता नहीं दिया है बोलने और समझने का, सिर्फ वो मानव में ही दिया है। ठीक है बच्चों? वाणी यानी बोलने के द्वारा मनुष्य अपने मनोभाव यानी मन के भाव को या विचार को दूसरों को समझाता है और दूसरा उसे समझ जाता है। ठीक है ना बच्चों? यही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे नीचे दिए गए चित्रों के माध्यम से भाषा को समझने में आपको सुविधा होगी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चित्र 1 में कि एक मैम है, वह बच्चों को समझा रही है। ठीक है ना? चित्र 2 में है, देखिए, संकेतों के द्वारा। ठीक है? और चित्र 3 में क्या है? लिखित रूप से समझा रही है। पहला क्या है देख लेंगे, मौखिक रूप से समझाया जा रहा है, दूसरा में सांकेतिक रूप से और तीसरा में लिखित रूप से जो बच्चे लिख रहे हैं। आप पर देख सकते हैं चित्र 1 में जो है अध्यापिका जी ने अपनी बात बोलकर समझाई और बच्चों ने सुनकर समझी। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको मैं भी समझा रहा हूँ, मैं बोलकर समझा रहा हूँ, आप भी क्या कर रहे हैं? सुनकर समझ रहे हैं। उसी तरह से दूसरा में आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति ने बोर्ड पढ़कर किसी बात को समझा। ठीक है बच्चों? इसी तरह तीसरा में है कि एक बालक है, पत्र लिख रहा अपनी बात को या भाव दूसरे पर प्रकट करने के लिए। ठीक है ना? यही भाषा है। तो ये इतने जो देख रहे हैं आप चित्र में, ये सारे कोई मौखिक है, कोई लिखित है, कोई संकेतों द्वारा है, जो बोर्ड पर लिखा हुआ वो लिखित भाषा है। ठीक है ना बच्चों? आप कुछ एरो का निशान किया हो तो वो सांकेतिक भाषा भी हो गया। अब आगे समझते हैं। भाषा का परिभाषा से ध्यान से समझिएगा बच्चों। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा बोलकर या लिखकर अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाए जाते हैं और सुनकर या पढ़कर उनके विचार समझ जाते हैं। ठीक है ना? भाषा कहलाते हैं। ठीक है बच्चों? वैसे तो ध्वनियाँ पशु पक्षी भी अपने मुख से निकालते हैं, किंतु उन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता है। भाषा के अंतर्गत तो केवल वही सार्थक ध्वनियाँ आती हैं जिनका प्रयोग मनुष्य द्वारा किया जाता है। सार्थक का मतलब होता है कि सही। ठीक है ना बच्चों? जो सही से समझ में आए, वरना जो समझ में नहीं आता है वह निरर्थक होता है। जैसे मान लेते हैं, हम लोग कभी कभी बोलता है क्या दोस्त खाना वाना खा लिया, तो खाना क्या है? सार्थक शब्द है, क्योंकि ये सही समझ में आ रहा है। लेकिन ये वाना क्या है? ठीक है ना? वाना का कोई मतलब नहीं, इसलिए वह निरर्थक शब्द है। ठीक है ना? सिर्फ इसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, खाना और वाना, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है कि वाना का कोई अर्थ होता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको भाषा इतना समझ में आया होगा। आइए, भाषा की कुछ विशेषताएं भी है। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान संभव है। भाषा के प्रयोग को गौरव केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। ठीक है ना? अन्य प्राणी प्रायः इससे वंचित है, यानी इससे दूर है। यानी कोई भी पशु पक्षी
बोल नहीं सकता है। सिर्फ मनुष्य यानी इंसान या आदमी ही भाषा को बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आपको बताएंगे भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। ठीक है बच्चों, पहला मौखिक, दूसरा लिखित भाषा। बच्चों ध्यान से समझिएगा, एक और भाषा होती है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये आपको नहीं दिया गया है क्योंकि पहले प्रचलन में जो थी वो सांकेतिक भाषा आई थी। लोग इशारों से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते थे या कहते थे, लेकिन फिर भी वह बहुत कम ही समझ पाते थे। इसीलिए फिर धीरे धीरे बोलने का प्रचलन आया, फिर उसके बाद में लिखने का। ठीक है ना, इसीलिए लिखित मौखिक भाषा को सबसे पहले, लिखित भाषा को दूसरी में और सांकेतिक भाषा को तीसरे स्थान पर रखा गया है, जिसे भारत सरकार ने उसे उतना मान्यता प्राप्त नहीं दिया है। ठीक है बच्चों, अब आपको बताते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं। भाषा को बोलकर प्रयोग किए जाने वाला रूप मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे भाषण सुनना, समाचार सुनना, कहानी सुनना, घटना का वर्णन, आपसी बातचीत आदि, ये सारे जो थे वह मौखिक भाषा थे। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, मौखिक भाषा यानी कह सकते हैं कि जब हम अपने मन की भावों या विचारों को अपने मुख से बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे व्यक्ति उसे समझ जाते हैं, उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। आप देख सकते हैं कि नेतागण क्या कर रहे हैं, मंच पर भाषण दे रहे हैं, वो मौखिक भाषा है। टीवी पर हम जो सुनते हैं मौखिक भाषा है। एक दूसरे से वार्तालाप यानी बातचीत करते हैं, वो भी मौखिक भाषा है। ठीक है बच्चों, अब आगे समझते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा का, है ना, लिखकर व्यक्त किए जाने वाला रूप लिखित भाषा कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, उत्तर लिखना, डायरी लिखना आदि। इसे इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, कि हम अपने मन की बातों को लिखकर किसी दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझ जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अगर हम किसी को पत्र लिख रहे हैं तो वह लिखित भाषा है और हमारे मित्र या रिश्तेदार उसे पढ़कर समझ जाते हैं, वही लिखित भाषा कहलाते हैं। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को क्या कर रहे हैं, किताब में पढ़ा रहे हैं, तो ये किताब में लिखी हुई भाषा है, इसीलिए इसे हम लिखित भाषा कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए देखिए, आपको सांकेतिक भाषा नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता दूं। सांकेतिक भाषा यानी जब हम अपने मन के बातों को या विचारों और भावों को किसी दूसरों के सामने संकेतों द्वारा यानी इशारों द्वारा व्यक्त करते हैं और दूसरा उसे समझ जाते हैं, उसे ही हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कि हरी बत्ती जलने पर क्या करते हैं, ड्राइवर अपने गाड़ी को लेके के स्टार्ट करके चालू करके चला जाता है, उसे कहते हैं। उसी के तौर पर ही आप कह सकते हैं केहनी से या सिर को दाएं बाएं हिलाकर हम अपने क्या करते, इशारे से समझाते हैं और वो क्या करता है, समझ जाता है, उसे ही हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे आइए। हिंदी की हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, यही हमारी राजभाषा भी है। लिपि, ठीक है बच्चों, किसी भी भाषा के वर्णों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा के कुछ लिपि चिन्ह होते हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी की लिपि देवनागरी है। कुछ अन्य भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं, देखिए गौर से। अंग्रेजी भाषा रोमन में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी में, उर्दू भाषा की लिपि अरबी में और गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, अब आइए आपको समझाते हैं हिंदी भाषा, परिचय और महत्व। हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत भाषा से माना जाता है। अपने उद्भव के पश्चात हिंदी में अनेक परिवर्तन और परिष्कार हुए हैं। आज हिंदी भारत में जन जन द्वारा बोली व समझी जाने वाली लोकप्रिय भाषा है।
भारत सरकार ने इसे 14 सितंबर 1949 को संविधान में राज्यसभा के रूप में स्वीकार किया गया। भारत में प्रमुख हिंदी भाषी क्षेत्र है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि। ये सारे जगह क्या है, ज़्यादातर यहाँ हिंदी बोली जाती है, इसलिए हमारे राजभाषा भी हिंदी है और राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। आइए अब आपको समझते हैं। अपनी वैज्ञानिकता व लोकप्रियता के कारण हिंदी भाषा का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत के अतिरिक्त नेपाल, मलेशिया, फिजी, इंडोनेशिया, मॉरिशस तथा जावा में भी हिंदी को बहुत लोकप्रियता प्राप्त है। बच्चों आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि जो हमारे हिंदी जो भाषा है वो वैज्ञानिकता के व लोकप्रियता के कारण भी हिंदी भाषा का जो विश्व में स्थान है वह दूसरा है, किसी किसी में तो तीसरा भी लिखता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये बहुत सारे देशों में भी प्रचलित और बोली जाती है, ठीक है। अब आगे समझिए बच्चों, बोली। बोली किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली वह भाषा जिसमें व्याकरण के नियमों का कुछ विशेष ध्यान नहीं रखा जाता बोली कहलाती है। इसका रूप प्रायः मौखिक ही होता है। ध्यान से समझेंगे बच्चों, बोली जो होती है वो एक क्षेत्रीय भाषा यानी बोली होती है जो कोई अपने क्षेत्र में बोलता है, ठीक है ने। अरे की करी ले रे, ठीक है ना। अब कोई इसे लिखेगा रे की करी ले रे, नहीं, ये सिर्फ मौखिक रूप से ही इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे लिखा नहीं जा सकता, इसे कार्यालयों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ये व्याकरण के नियमानुसार नहीं है, ठीक है बच्चों। अब आपको समझा दें खामे उपभाषा। जब किसी बोली में साहित्य रचना प्रारंभ हो जाती है तो वह उपभाषा कहलाती है। जैसे तुलसीदास जी ने अपना महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस अवधि उपभाषा में तथा कवि सूरदास ने अपनी रचना सूरसागर ब्रज उपभाषा में की है, ठीक है बच्चों। जैसे कि एक भाषा होता है उसी तरह से उपभाषा होता है, ठीक है ना बच्चों। तो उसी तरह से अवधि जो है क्या है, वो उपभाषा है। सूरसागर क्या है, जो लिखा गया है रचना वो ब्रज भाषा, ये भी क्या है, उपभाषा में लिखा गया है, ठीक है। ये सारे उपभाषा है। जैसे हिंदी ये मेन भाषा है लेकिन ब्रज और अवधि ये सब उपभाषा है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको हम बताएंगे हिंदी की उपभाषाएं। जैसे कि आपको देखना है, यहाँ पर पहला में दिया हुआ है पूर्वी हिंदी, ये अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली ये उपभाषा है। अब आइए पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, ये सब क्या है, उपभाषा है हिंदी के। उसी तरह से पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी, हिमाचली, गढ़वाली। आइए चौथा बिहारी हिंदी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। देखिए हमारे बिहार राज्य में ही हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन हिंदी भाषा ये मेन भाषा हो गया, लेकिन अब उपभाषा जो है जो बिहार में बोली जाती है, मैथिली भी बोली जाती है। आप आरा जिला तरफ चले जाओ, भोजपुरी भाषा बोली जाएगी, आप लोग देखे भी होंगे, का रउआ की करल बानी हो, ये सारे भाषाएं जो है वो उपभाषा बोली जाती है, ठीक है बच्चों। अब हम आपको समझाएंगे व्याकरण। व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने के नियमों को ही व्याकरण कहा जाता है। अतः व्याकरण भाषा संबंधी नियमों का शास्त्र कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। इसमें काम आता है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इनके विषय में हम आपको आगामी यानी आने वाली कक्षाओं में या फिर आने वाली क्या कहते हैं पाठ में पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आप लोगों को ये भाषा, लिपि और व्याकरण आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। आपसे को इससे संबंधित प्रश्न भी भेज दिया जाएगा, आप लोग इसे बढ़िया से समझकर प्रश्न को हल करके फ़ोटो खींच के हम मुझे तक भेज देंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।